ओमकार की तुलना सब श्रवण कुमार से करते थे। उसके लिए इस दुनिया में माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता था। वो उनकी सारी बातें बिना कुछ सवाल जवाब किए मान लेता था। अपने माँ बाप की मर्जी से ही उसने सीमा नाम की लड़की से शादी भी कर ली। शादी के अगले दिन से ही सीमा ने एक सुशील आज्ञाकारी बहू की तरह अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दिया। सुबह उठकर किचन संभालना, घर के सारे कामकाज करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, इन कामों में उसका पूरा दिन बीत जाता। लेकिन शाम होते होते उसके मन में एक उत्सुकता सी होने लगती ओमकार के घर वापस आने की। काम से आते ही बिना एक नजर सीमा पर डाले ओमकार सीधा अपने माँ बाप के कमरे में चला जाता और एक कोने में बैठ के कुछ पढ़ना शुरू कर देता। सीमा खाना लेकर उसके पीछे जाती। अरे बहू, आओ तुम भी इधर बैठो। जी वो मैं इनके लिए खाना लाई थी। आज तुमने क्या बनाया है? सीमा ओमकार की तरफ बड़ी उत्सुकता से देखती है। अब जी पालक पनीर माँ जी, वो इनको पसंद है ना? हाँ, पालक पनीर मुझे पसंद है, लेकिन सिर्फ माँ के हाथ का। ओमकार की बात सुन सीमा को बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा, सीमा भी किसी से कम खाना नहीं बनाती, तो खा के तो देख। माँ, आपको मालूम है ना कि मुझे सिर्फ आपके हाथ का खाना पसंद है। आप प्लीज मेरे लिए कुछ बना दीजिए, नहीं तो मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। ओमकार का ये स्वभाव देखकर माँ थोड़ी परेशान सी हो जाती है। सीमा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो एकदम कमरे से दौड़कर बाहर चली जाती है। अगली सुबह सीमा फिर से ओमकार का दिल जीतने की कोशिश करती है। जब ओमकार नहाने जाते हैं तो उसकी शर्ट पैंट निकालकर उसके लिए इस्त्री कर देती है। वो जब नहाकर बाहर आता है, जी मैंने आपके ऑफिस के कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, वहाँ बेड पर रखे हैं। ओमकार बेड की तरफ देखता है और फिर सीमा की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, जब तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कौन से दिन क्या पहनना पसंद है, तो प्लीज अपनी तरफ से आगे बढ़ के काम मत किया करो। ये कहकर वो अपने कपड़े कपबोर्ड से निकाल कर पहनता है और ऑफिस के लिए चला जाता है। अपनी बीवी से इस तरह बात करना ये ओमकार का रोज का ही काम हो गया था, लेकिन फिर भी सीमा को उम्मीद थी। एक दिन हॉल में जब साथ में बैठकर सब लोग टीवी देख रहे होते हैं, ओमकार की माँ उससे कहती है, बेटा काफी दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी को, क्यों ना तुम बहू को कहीं घुमाने ले जाओ। इस तरह तुम दोनों को कुछ समय साथ बिताने के लिए भी मिल जाएगा। माँ, आपको तो मालूम है मुझे कितना काम रहता है। अभी इन सब फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ये सब सुन सीमा अचानक से अपने कमरे में चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। क्या मिलता है तुझे ये सब करके? वो बेचारी जब से घर आई है, एक भी दिन तूने उसे एहसास नहीं दिलाया कि ये घर उसका है। पर माँ ठीक ही तो है ना, ये घर उसका नहीं आपका है और आप मेरे हैं। इतना कहकर ओमकार वहां से चला जाता है। देखा भाग्यवान, हमारा बेटा एक अच्छा बेटा तो है, लेकिन पति नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन ओमकार के पिताजी मित्तल जी को फोन करते हैं। अरे मित्तल जी, ओमकार के काम में पैसे लगाने से तो अच्छा है कि आप ये पैसा पानी में फेंक दीजिए। अब क्यों जी, क्या हुआ? अरे मैं खुद लगा चुका हूँ, सब डूब गए। तभी सोचा आपको बता दूं, आपके तो पैसे बच जाएं। अरे धन्यवाद जी। वैसे आपका नाम? आपका शुभ चिंतक। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं। तभी ओमकार की माँ आ जाती है। अरे ये आप अपने ही बेटे के साथ? अरे भाग्यवान, ठहरो और देखो आगे आगे होता है क्या। एक दिन कमरे में बैठे हुए सीमा ओमकार को फोन पर किसी से बहस करते हुए सुन लेती है। ओमकार बहुत हड़बड़ी में कमरे में चक्कर काट रहा होता है। फोन पर बात करते हुए उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। लेकिन मित्तल जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने वादा किया था कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। मैं 2 साल से इस पर काम कर रहा हूँ। अब आखिरी मिनट पर आप मुझे ऐसा धोखा कैसे दे सकते हैं? ओमकार गुस्से में फोन काट देता है। सीमा अपने पति की हालत देख के बहुत परेशान हो जाती है और पूछती है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप अपनी इस उलझन को मेरे साथ बांट सकते हैं? तू इन चक्करों में मत पड़, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी ओमकार के माता पिता भी आ जाते हैं। अरे बेटा,
क्यों परेशान है इतना, क्या हुआ? अरे पिताजी, मैं बर्बाद हो गया। मित्तल जी ने पैसे लगाने से मना कर दिया। अरे बेटा, टेंशन ना ले, तूने मेहनत की है ना, तो तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। इसी बीच सीमा बिना कुछ कहे अपनी अलमारी से अपने माँ बाप के दिए गहने लाकर ओमकार के हाथों में रख देती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारा स्त्री धन है। गहने तो बनते रहेंगे, लेकिन आपका प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए, और वैसे भी जो मेरा है वो आप ही का तो है। ओमकार को तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बोले। उसका ये निस्वार्थ त्याग देखकर हक्का बक्का रह जाता है वो। तभी उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, ये सच है कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये भी सच है कि बीवी की जगह भी कोई नहीं ले सकता। आप ठीक कहते हैं पिताजी। चलो सीमा, तैयार हो जाओ, काम आकर करेंगे। कल गोवा जा रहे हैं तुम और मैं। ये कहानी 4 ऐसे आलसी भाइयों की है जो दुनिया के साथ साथ अपने आप पर भी बोझ है। इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए कहानी को सुनते हैं। अरे नालायको, दरवाजा खोलो, मैं चेला राम हूँ, इस मकान का मालिक। दरवाजा खोलते हो या नहीं? अरे ये कौन है जो रोज सुबह सुबह हमारी नींद खराब करने आ गया? हाँ, तुम सही कहते हो। देखो, शायद बिल्डिंग का चौकीदार होगा। अरे जा छोटे, देख तो। ये बात है, अभी उसकी खबर लेता हूँ। ए रुक, क्या चिल्ला रहा है? अजय जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने चेला राम को देखता है। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? दिखता नहीं है? ये हमारे सोने का टाइम है। हाँ, जाओ यहाँ से। अरे कमीनो, थोड़ी तो इज्जत दिया करो मुझे। आखिर मैं मकान मालिक हूँ तुम्हारा। आज मैं अपना किराया लेने आया हूँ यहाँ पर। अभी पैसे नहीं है, बाद में आना। अरे 10 साल से तुम लोगों ने मेरा किराया नहीं दिया है, थोड़ी तो शर्म करो। और फिर पैसे होंगे कहाँ से? पैसे तो काम करने से आते हैं। और तू क्या कह रहा था? ये हमारा सोने का टाइम है। घड़ी देखी? दोपहर के 1 बज गए हैं। अरे कोई भगाओ ना इसे, कितनी बातें करता है ये मोटा। अरे थोड़ी तो शर्म करो तुम सब, ये मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो तुम अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ आते ही क्यों हो? क्या करूं, तुम लोगों को निकाल भी नहीं सकता। आखिर तुम लोगों पर मेरा 10 साल का किराया जो बाकी है, पर उसे तो मैं वसूल करके ही रहूंगा। चेला राम बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। तभी वहां शीला मौसी आ जाती हैं। लो निकम्मो, खाना खा लो। लाइए लाइए मौसी, बड़ी भूख लगी है, लाइए खाना। अरे नालायक, पहले मुंह तो धो ले, ब्रश कर ले। खाना खाने के बाद ब्रश कर लूंगा मौसी। वाह रे, तुम लोगों की मोटी बुद्धि, आहा, तुम जैसे आलसी और निकम्मे पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। अरे जरा इस घर का हाल तो देखो, म्युनिसिपालिटी का कचरा भी इससे साफ होगा। क्या बात करती हो मौसी? सच कहती हूँ। अरे घर की तो छोड़ो, कम से कम अपने आप की तो साफ सफाई कर लिया करो। जरा तुम सब अपनी शक्ल देखो, ऐसा लगता है कि जंगल से बनमानुस भाग कर यहाँ आ गए हैं। मौसी, अब तो हर वक्त सिर्फ हम लोगों की बुराई ही करती रहती हैं। तारीफ करने वाला कौन सा काम किया है तुम लोगों ने? अरे मैं कब तक तुम लोगों को अपने घर से खाना लाके खिलाती रहूंगी? अगर तुम सब कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लो तो अच्छा रहेगा बेटा। ऐसे कब तक जिंदगी जियोगे बताओ तो? अरे मौसी, नौकरी तो नौकर करते हैं, और वैसे भी एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? तन ढकने के लिए 2 जोड़ी कपड़े, सो तो है हमारे पास। और मौसी, दूसरी चीज है सर पर छत। ये देखिए, चेलाराम ने इतना बड़ा घर हमें दे रखा है। और हाँ मौसी, तीसरी चीज है खाना, वो तो तुम हमें खिला देती हो। बस हमारे लिए इतना काफी है। अब तुम ही बताओ, हमें काम करने की क्या जरूरत है? ऐसे जवाब सुनकर मौसी अपना सर पकड़ लेती है। वाह रे, तुम लोगों की महान सोच। अरे क्यों विजय, तुम सबसे बड़े हो, कम से कम तुम तो अपनी जिम्मेदारी समझो। मौसी, आप तो बेकार में चिंता करती रहती हो, हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। शीला मौसी समझ जाती है कि वो रेगिस्तान में पानी ढूंढने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों के बाद, क्या कर रही हो माँ? अरे कुछ नहीं, उन भूखड़ों के लिए खाना बना रही हूँ। क्या माँ, आखिर तुम कब तक उन लोगों को मुफ्त का खाना खिलाओगी? वो लोग कभी नहीं सुधरने वाले। हाँ बेटा, ठीक ही कहता है तू। इन लोगों को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं विजय की शादी अपने गांव की कल्लू हलवाई की बेटी तारा से करवा देती हूँ। तारा बहुत ही तेज और अनुशासित लड़की है।
घर में तारा आएगी तो सब बदल जाएगा, वही इन शैतानों को इंसान बनाएगी। हाँ माँ, तारा से तो उसका पूरा गांव डरता है। तारा निडर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी है। उसके जैसी लड़की तो आसपास के 4 गांव में भी नहीं है। वो तो इन लोगों को 2 दिन में सीधा कर देगी। बेटा तू कल ही जा और उसकी मौसी से तारा और विजय की शादी की बात तय करके आ। अगले दिन विजय तारा के गांव की तरफ निकल पड़ता है। चाय कैसी बनी है नरेश बेटा? तुम्हारी शहरी चाय का तो स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, चाय तो बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जिस लड़के का रिश्ता तुम मेरी तारा के लिए लेकर आए हो वो काम क्या करता है? मेरा मतलब है कितना कमाता है? अब कमाने का ऐसा है चाची की एक बार उसकी शादी हो जाए फिर कमाने भी लगेगा। हाय, इसका मतलब अभी कुछ नहीं कमाता? मैंने ऐसा कब कहा कमाता नहीं है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी कभी हार भी जाता है। हार जाता है मतलब? अब जुआ चीज ही ऐसी है ना। इसका मतलब लड़का जुआरी है? अरे चाची, आजकल किसी को बिगाड़ने वालों की कमी है क्या? अब किसी ने हाथ में पकड़ के बैठा दिया जुआ खेलने, तो आप ही बताइए भला इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? एक बार उसकी शादी तारा से हो जाए फिर उसकी जुआ खेलने की आदत भी छूट जाएगी। बस बेटा, बहुत हो गया। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे दुनिया में लड़कों का अकाल पड़ गया है जो मैं ऐसे निकम्मे लड़के से अपनी तारा की शादी कराऊंगी। जिस रास्ते से आए हो ना बेटा, उसी रास्ते से वापस लौट जाओ, समझे? नरेश वापस आकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। अरे मूर्ख, तू वहाँ रिश्ता पक्का करवाने गया था या तुड़वाने? कोई इस तरह से शादी की बात करता है क्या? अब तो मुझे ही जाकर तारा की चाची से बात करनी पड़ेगी। अगले दिन ही शीला तारा की चाची को अपनी बातों से विजय और तारा की शादी के लिए राजी कर लेती है और कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। हे भगवान, इसे तुम लोग घर कहते हो? अरे इससे भला तो मेरे गांव में भैंस का तबेला है। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग यहाँ रहते कैसे हो? क्यों भाभी, इस घर में क्या खराबी है? खराबी घर में नहीं, तुम सबके दिमाग में है। तुम सब पहले बाजार से ये सामान लेकर आओ। थोड़ी देर के बाद सभी भाई बाजार से सामान लेकर घर पहुंचते हैं। अरे बाप रे बाप, ये किसका घर है? इतना साफ सुंदर। हमारा तो नहीं है, लगता है हम किसी और के घर में आ गए। अरे चलो चलो यहाँ से। रुको बेवकूफो, कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा ही घर है। अरे हाँ भाभी, आपने तो इस घर का हुलिया ही बदल दिया। घर का हुलिया तो बदल गया, अब तुम लोगों की बारी है। क्यों, हम लोगों को क्या हुआ है? हमें क्या बुराई है? बुराई? जरा तुम सब अपनी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है जैसे डाकुओं का गिरोह यहाँ इकट्ठा हो गया है। देखा विजय भाई, भाभी हमें डाकू कह रही है। अरे तुम लोग तो डाकुओं से भी गए बीते हो, कम से कम वो भी रोज नहाते होंगे। चलो अभी क्या अभी, तुम सब नहा के आओ। अरे नहीं नहीं भगवान, हम तो सिर्फ 15 अगस्त और दिवाली को ही नहाते हैं, और आज तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बात है तो ठीक है, अब खाना भी तुम सबको 15 अगस्त और दिवाली को ही मिलेगा, समझ गए? अरे ऐसा गजब मत करना। तो ठीक है, ये रहा साबुन। चलो अच्छी तरह से सब नहा के आओ और ये जंगलियों वाले बाल भी काट के आओ। अरे ये क्या हो रहा है भाई इस घर में? हमारे इतने सुंदर बाल है, भला हम इसे क्यों कटवाए? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भाभी। तुम सब एक बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी, और आज के बाद तुम सबको मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी। जो मेरे हाथ में पैसे कमा कर देगा उसे ही इस घर में खाना और रहने के लिए जगह मिलेगी। इस तरह सभी भाइयों को सुधारने के लिए तारा सख्त रवैया अपनाती है। अरे मर गया रे, मुझसे ये काम वाम नहीं होगा, थक गया मैं तो। अरे चुपचाप काम कर। हाँ, अगर शाम को भाभी के हाथ में तनख्वाह नहीं दी तो भाभी हमें घर में घुसने भी नहीं देगी। हाँ तुम सही कहते हो। इस तरह तारा के डर से धीरे धीरे उन सभी को काम करने की आदत पड़ जाती है। आज पता चला ये मेहनत करने के बाद खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। वाह कितना स्वादिष्ट खाना है। कुछ महीने बाद, ये लीजिए भाभी, मेरी इस महीने की तनख्वाह। भाभी ये मेरी तनख्वाह। सभी भाई एक एक कर अपनी तनख्वाह तारा के हाथ में रख देते हैं। ये लीजिए चेलाराम जी, आपका इस महीने का किराया।
शुक्रिया बेटी, आज समझ में आया कि एक घर में औरत की क्या अहमियत होती है। तुमने तो इन शैतानों को इंसान बना दिया। आपने बिल्कुल सही कहा चेलाराम जी। आखिर मेरी बहू है ही इतनी गुनी और समझदार। ये घमंड बरकरार रहेगा या उसका ये घमंड बहुत जल्दी ही तोड़ देगी? आइए जानते हैं हम अपनी इस कहानी में। एक दिन सीता ने अपने बहू बेटी से कहा, रमन, मैं तुम दोनों की शादी की पार्टी देना चाहती हूँ। क्यों माँ, हमने शादी में तो कर दिया इतना खर्चा, अब क्या जरूरत है पार्टी देने की? जरूरत है बेटा, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी और समझदार है। मैं रिश्तेदारों और पड़ोसियों को अपनी बहू से मिलवाऊंगी। ठीक है माँ, आप दिखाओ सबको जिसको जो दिखाना है, मैं चलता हूँ। सीता पार्टी की तैयारी शुरू कर देती है और सारे रिश्तेदार, पड़ोसियों और दोस्तों को इस पार्टी में इनवाइट करती है। और इसी बीच वो अपनी भाभी को फ़ोन करती है। भाभी जी, कल शाम को पार्टी रखी है मैंने। अपने परिवार के सभी लोगों के साथ आना है और अपनी बहू को तो ज़रूर लेकर आना। सीता, तुमने अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से तो करी है, फिर क्यों पार्टी दे रही हो? अरे शादी के दौरान मेरी बहू किसी से कहाँ मिल पाई थी। अब मैं चाहती हूँ कि सबसे अच्छी तरह से मिल ले। वैसे भाभी, आपकी बहू कितना पढ़ी लिखी है? शायद मैट्रिक पास है ना? हाँ सीता, लेकिन तुम ये बार बार क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए क्योंकि आपकी बहू सिर्फ मैट्रिक पास थी और आपने तो सारे खानदान में ढिंढोरा पीट रखा था। लेकिन मेरी बहू BA MA किए हुए है। लेकिन देखो, हम तो किसी से नहीं कहते। आपको तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप हमेशा चिल्ला चिल्ला कर सबको सुनाती रहती हो ना। तो सीता, तुमने मुझे ताने देने के लिए फोन किया है क्या? अरे ना ना भाभी, मैं भला आपको ताने क्यों दूंगी? मैं तो बस बता रही हूँ। लेकिन भाभी, आप आना ज़रूर। चलिए फ़ोन रखती हूँ, अभी और लोगों को भी तो फ़ोन करना है। इस तरह सीता सारा दिन किसी को फ़ोन करती है तो किसी के घर जाकर उन्हें कल के फंक्शन के लिए इनवाइट करती है और शाम को अपनी बहू से कहती है, दिव्या बहू, तुमने कल की पार्टी की सारी तैयारी कर ली है ना? कहाँ माँ जी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कैसे कपड़े पहनूं, कैसी ज्वेलरी पहनूं। आप ही कुछ बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? अरे जो तूने शादी में पहने थे और उसके बाद भी तो कितनी सारी ड्रेस बनाई थी, उनमें से कुछ पहन ले। कम ऑन माँ जी, मैंने वो सारी ड्रेस एक एक बार पहन ली है। हाँ, तेरे लिए फंक्शन रखा है, इसलिए तेरा लुक सबसे अलग और सबसे अच्छा होना चाहिए। एक काम करते हैं, अभी मार्केट चलते हैं और कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर आते हैं। मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी ले लेंगे। हाँ हाँ बहू, जो जी में आए ले लेना बस। सीता और दिव्या ने मार्केट जाकर जमकर शॉपिंग की और अगले दिन पार्टी में लोगों का आना शुरू हो गया और दिव्या सारे मेहमानों के सामने अपनी पढ़ी लिखी बहू की बहुत तारीफ करती रही। धीरे धीरे सीता के सारे रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों को पता चल गया कि उसकी बहू बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। इसी तरह पार्टी खत्म हो गई। तो माँ, कैसी रही पार्टी? अब तो खुश हो ना आप? पार्टी तो अच्छी रही, हाँ बहुत खुश हूँ। आखिर सबको पता चल ही गया कि मैं बहू नहीं बल्कि चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हूँ। लेकिन घर पूरा खराब हो गया, काफ़ी टाइम लगेगा ठीक करने में। माँ जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ मैं। हाँ माँ, मुझे भी ऑफिस जल्दी जाना है, ये काम कल कर लेंगे। ठीक है बेटा, सुबह कर लेंगे काम, अभी तो मैं भी थक गई हूँ। तीनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन रमन जल्दी उठकर ऑफिस चला जाता है और दिव्या सुबह 11 बजे तक सोती रहती है। ये बहू अभी तक उठी क्यों नहीं? मैंने रमन को नाश्ता बना कर दे दिया, लंच भी पैक करके दे दिया, लेकिन घर इतनी बुरी हालत में पड़ा है, इसे तो मैं नहीं संभाल सकती हूँ और बहू की नींद खराब भी नहीं कर सकती। क्या करूँ अब? सीता ये सोचकर पड़ोस वाली मालती के पास गई। अरे मालती बहन, तुम्हारे घर में जो नौकरानी आती है ना, उसे मेरे घर भेज दो। क्यों सीता बहन, तुम्हें नौकरानी लगवानी है क्या अपने घर के काम के लिए? अरे नहीं बहन, बस आज के लिए चाहिए थी। वो क्या है ना, कल पार्टी थी तो घर की हालत ख़राब हो रही है बहुत, सारा घर अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। अब इस उम्र में अकेले तो इतना सारा काम नहीं कर सकती, इसलिए आप आज के लिए ना अपनी नौकरानी को भेज दो। जितने रुपए वो मांगेंगी मैं दे दूँगी। इस उम्र में भी घर का काम आपको करना पड़ रहा है। आपकी पढ़ी लिखी बहू कहाँ है? उसे उठाओ ना, वो काम करेगी। मालती की बात सुनकर सीता एकदम चुप हो गई। मालती ने फिर कहा, सीता बहन, बुरा मत मानना, बहुएं पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, नखरे सभी के एक जैसे होते हैं। मेरी नौकरानी बर्तन धो रही है, आप जाइए
मैं उसे आधे घंटे में भेज देती हूँ। सीता घर आ जाती है और आधे घंटे बाद नौकरानी घर की साफ सफाई करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद दिव्या सोकर उठती है। बहू, हो गई तेरी सुबह? ये कोई वक्त है क्या उठने का? माँ जी, कल की पार्टी की वजह से बहुत थकान हो गई थी। लेकिन माँ जी, घर तो बहुत साफ सुथरा लग रहा है। किससे काम किया आपने? नहीं, मैंने नौकरानी बुला ली थी। ग्रेट, काम तो अच्छा करके गई है। माँ जी, आपने नाश्ते में कुछ बनाया है या वो भी मुझे ही बनाना पड़ेगा? बहू, वैसे तो अभी लंच का टाइम हो गया है, लेकिन मैंने बनाया है नाश्ता, लाती हूँ मैं। सीता अपनी बहू को नाश्ता लाकर दे देती है। दिव्या नाश्ता करके अपने झूठे बर्तन भी वहीं रखकर अपने कमरे में चली जाती है। सीता को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी पढ़ी लिखी बहू से कुछ नहीं कहती और अपनी बहू के झूठे बर्तन भी खुद ही धोती है। दूसरे दिन सीता के घर पर उसकी बहन आती है। अरे गीता, कैसी है तू? बहुत अच्छा लगा तुझे देखकर। अब ये बता, तू पार्टी में क्यों नहीं आई? सीता दीदी, बहुत ज़रूरी काम था इसलिए आ नहीं सकी। पर देखिए, अब आ गई ना आपसे और आपकी बहू से मिलने। वैसे कहाँ है आपकी बहू? बुलाओ तो उसे। अपने कमरे में है, अभी बुलाती हूँ। सीता अपने बहू के कमरे में जाकर उससे कहती है, दिव्या बहू, मेरी बहन तुमसे मिलने आई है, तैयार होकर आ जाओ बेटा। माँ जी, जब से शादी हुई है तब से आपके रिश्तेदारों ने जिंदगी खराब कर रखी है। कभी कोई मिलने आ जाता है, कभी कोई। अरे बहू, ऐसे क्यों बोल रही हो? नई नवेली दुल्हन से तो सब मिलने आते ही हैं। आप जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद दिव्या गीता से मिलने चली जाती है। देख गीता, आ गई मेरी बहू। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बहू। बहुत सुंदर है बहू तो। आ बहू, मेरे साथ बैठ। दिव्या गीता के पास बैठ तो जाती है, लेकिन उससे कोई बात नहीं करती। तभी सीता बोलती है, बहू जाओ, मौसी जी के लिए चाय बना कर ले आओ। माँ जी, मैं चाय बनाऊं? और कौन बनाएगा बहू? जाओ, बना कर लेकर आओ। दिव्या चाय बनाने चली तो जाती है, लेकिन उसका मुंह बन जाता है। गीता बहू का बना हुआ मुंह देख लेती है और सीता से कहती है, सीता दीदी, आपकी बहू को चाय बनानी नहीं आती क्या? आती तो है, वही तो बनाती है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। इतने में दिव्या चाय लेकर आ जाती है। बहू, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आती ना। माँ जी, मुझे पता नहीं किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। आप खुद जाकर ले आओ ना। और हाँ माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। दिव्या की बातें सुनकर सीता को अपनी बहन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। गीता थोड़ी देर रुकी और अपने घर वापस जाने लगी तो उसने अपनी बहन से कहा, दीदी बुरा मत मानना, लेकिन आपकी बहू के रंग ढंग मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। माना कि पढ़ी लिखी है, सुंदर है, लेकिन संस्कार नहीं है। इसे थोड़ा दबा कर रखो, नहीं तो आपके सर पर ही नाचेगी। तुम ठीक कह रही हो गीता, मुझे इस पर लगाम कसनी होगी। अब तीसरे दिन सीता सुबह अपने बेटे के कमरे में जाती है। वो देखती है कि रमन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और दिव्या आराम से सो रही थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। दिव्या, दिव्या जल्दी उठो। अरे माँ, क्यों उठा रही हो सुबह सुबह? सोने दो ना मुझे। बहू, ये सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम है। तुम्हारा पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है और तुम आराम से सो रही हो। जाओ, जाकर जल्दी से नाश्ता बनाओ अपने पति के लिए। माँ जी, आपने मेरी नींद इसलिए खराब की कि मैं किचन में जाकर नाश्ता बनाऊं? और आपका बेटा छोटा बच्चा है जो अपने आप तैयार होकर ऑफिस नहीं जा सकता। आप जाइए यहाँ से और मुझे सोने दीजिए। सीता और दिव्या में सुबह सुबह ही लड़ाई होने लगी। रमन ने दोनों को चुप कराते हुए कहा, अरे माँ दिव्या, क्यों सुबह सुबह लड़ रही हो? चुप हो जाओ, मैं बाहर नाश्ता कर लूँगा। बेटा, कब तक करेगा बाहर से नाश्ता? समझा दे अपनी बीवी को इस घर के तौर तरीके, उसे अपनाने ही पड़ेंगे। सीता और उसकी बहू में झगड़ा होना रोज की बात हो गई। जिस सास को अपनी बहू की पढ़ाई पर इतना घमंड था, अब वही सास अपनी बहू की पढ़ाई से सबसे ज्यादा परेशान थी। दिव्या अपनी सास की कोई बात नहीं सुनती और ना ही घर की किसी काम में उसका हाथ बटाती। निधि और मोहित की अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों में निधि का अपने ससुराल के लिए प्यार मायके से ज्यादा बढ़ जाता है, जो रिश्तेदारों और उसकी मम्मी को डाइजेस्ट नहीं होता। क्या बात है बहू, तुम तो कुछ ही दिनों के अंदर ससुराल में ऐसे रम गई जैसे सदियों से यहीं रह रही हो। कहीं कोई झोलबाजी तो नहीं है ना? हाय दीदी, कैसी बात कर रही हो? मेरी बहू लाखों में एक है, इसमें झोलबाजी क्या? अरे भाई, आजकल के टाइम में किसी का पता नहीं, किसने जाना दोनों शादी से पहले ही एक दूसरे को जानते हो और आपने हमें अरेंज मैरिज का लॉलीपॉप खिला दिया हो।
अब लॉलीपॉप हो या चॉकलेट, सबने खा लिया ना, फिर क्या बातें बनाना। शायद आपको घर जाने के लिए देरी हो रही है। सास की बातें सुनकर मोहित की बुआ वहां से चली जाती है, जिस पर पूरा घर हंसने लगता है। माँ जी, हमने शादी से पहले एक दूसरे का नाम तक नहीं सुना था, फिर आपने बुआ जी को शक क्यों करने दिया? इसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी सास को किलसने वाले लोगों के अंदर आग भड़काने में बहुत मजा आता है। माँ का तो एक ही फंडा है, जो जले थोड़ी दूर चले, नहीं तो ये उन्हें भून ही देंगी। ई, क्लींच है, लेकिन लगता है काम का है। अरे तुम भी सीख लो, क्योंकि लोग कभी किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते, इसीलिए उन्हें एक्सप्लेन करना छोड़ो और मजे में रहना सीखो। सास की बात गांठ मारकर निधि ससुराल के एडवेंचरस सफर पर निकल पड़ती है, जहां उसे हर दिन कुछ नया देखने, सीखने और सुनने को मिलता रहता है। इन्हीं सब के बीच एक साल कब और कहां बीत जाता है, वो निधि की माँ के अलावा और किसी को पता नहीं चलता। एक शाम निधि अपनी माँ से बात कर रही होती है। इतनी जल्दी तो लोग ब्रेकअप के बाद अपने एक्स को भी नहीं भूलते, जितनी जल्दी तुम शादी के बाद हमें भूल गई। मतलब एक साल में गिने चुने फोन कॉल और घर आना तो भूल ही जाओ। मुश्किल से 2 बार रहने आई, उसमें भी 4 दिन ससुराल की याद आ जाती थी। यही दिन देखने के लिए शादी की थी क्या हमने तेरी, कि ससुराल जाकर हमें दरकिनारे कर दे। अरे रे शांत गधाधारी भीम, शांत। अब मेरा ससुराल है ही ऐसा कि यहाँ कोई भी आए तो उसका वापस जाने का मन ही ना करे। और आपको तो खुश होना चाहिए कि बेटी ससुराल में खुश है। लोग बुरा ससुराल मिलने पर दुखी होते हैं, पर तुम तो अच्छा मिलने पर भी कुड़कुड़ कर रही हो माँ। तभी पीछे से निधि की सास बोलती है। अरे समधन जी, मेरी बहू पर नजर मत लगाओ और कुड़ने की जगह 4 दिन वैकेशन बनाने यहीं आ जाओ। सुना माँ, कौन सी सास बहू की माँ को वैकेशन के लिए बुलाती है? ये मेरी सास है। शाम को मोहित ऑफिस से आते हुए तुम्हें लेते आएंगे, बाय। इससे पहले कि निधि की माँ कुछ बोलती, वो फोन काट देती है और शाम को घर वापस आते हुए मोहित अपने ससुराल पहुंच जाता है। मम्मी जी, आप तैयार नहीं हुए? जल्दी करिए, आज हमारे यहाँ कुकिंग कंपटीशन है। मैं माँ को हारते हुए देखना मिस नहीं करना चाहता। आपकी बेटी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। अरे नहीं बेटे, भला कभी कोई बेटी के ससुराल भी रहने जाता है क्या? अच्छा, वैसे मैं आपका बेटा, वो मेरा घर, और माँ बेटे के घर तो रह सकती है। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, चलिए। इन्हीं बातों और जिद में फंसाकर मोहित अपनी सास को घर ले आता है, जहां निधि और उसकी सास के बीच कुकिंग कंपटीशन चल रहा होता है और ससुर जी उन्हें चीयर करते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। कमान बहू, आज इस बुढ़िया को हरा ही दो। सालों से इसे अपने खाने पर बहुत नाज है, इस साल वो टूटना चाहिए बहू, कमान। अरे थोड़ा पत्नी का भी साथ दे दो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आपको अगले साल बहू भी खाना नहीं देगी। हाँ। घर का ऐसा माहौल देख निधि की माँ हैरान रह जाती है। इतना हैरान मत होइए, घर में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और एक्टिवनेस बनाए रखने का ये माँ का तरीका है। हमारे घर में सब काम अतरंगी तरीके से ही होते हैं। मोहित की बात सुनकर निधि की माँ उनकी कंपटीशन में शामिल हो जाती है और कुछ घंटों में ही उन्हें अपनी बेटी के ससुराल प्रेम का रीजन समझ में आ जाता है। क्यों माँ, कैसा लगा मेरा अतरंगी ससुराल? ससुराल अच्छा है यही जानकर तो तेरी शादी की थी, लेकिन तेरे यहाँ आकर हमें भूलने की वजह अब समझ में आई। नो मोर कंप्लेंट्स। हाय, आपको हमारी बहू से कंप्लेंट्स थी? ये इधर ना चल बे। जी जी जरूर, आज के बाद दोबारा कभी नहीं होगी। जहाँ मेरी बेटी को इतना प्यार मिल रहा है, वहाँ से हमें क्या शिकायत होगी जी? प्यार का क्या है, जितना बांटो उतना कम। फिर इसे तो हमने बेटी बनाया है अपनी। Can't believe, too good to be true। वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि लोगों ने ससुराल की इमेज हेल बनाई हुई है। पर माँ, मेरा ससुराल सही में जन्नत है। यहाँ सब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। समधन जी, हर चीज में नुक्स निकालना तो लोगों का काम है। उन्हें किसी के अच्छाई में बुराई निकालकर और बुरे की गॉसिप करके किसी भी तरह की बातें बनानी होती है। इसीलिए मेरा परिवार कभी किसी की बातों पर ध्यान ना देकर वही करता है जो उन्हें सही लगता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है समधन जी,
मैं बहुत खुश हूँ और दुआ करती हूँ कि हर लड़की को मेरी बेटी जैसा ही ससुराल मिले। ओहो माँ, आपने तो सीधा सीधा पड़ोस वाले गॉसिप गैंग का बिजनेस ठप करने की दुआ ही मांग ली।